तो आज हम बात करने वाले हैं एक तरह की एनवायरमेंटल डिटेक्टिव स्टोरी की। एक ऐसे रहस्यमयी खतरे की कहानी जिसने पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा कर दिया था। एक ऐसा खतरा जिसका नाम हम सबने सुना है, आसमान में छेद। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 1982 की। जगह अंटार्कटिका। कड़ाके की ठंड के बीच साइंटिस्ट जोसेफ फरमान अपनी मशीन से एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस को माप रहे थे। तभी मशीन ने एक ऐसी रीडिंग दिखाई जिस पे यकीन करना नामुमकिन सा था। ओजोन का लेवल अचानक 40% तक गिर गया था। फरमान ने खुद से कहा, अरे ये मशीन इतनी पुरानी हो चुकी है, पक्का इसी में कोई गड़बड़ होगी। लेकिन ये सिर्फ मशीन की गड़बड़ नहीं थी। अगले साल अक्टूबर 1983 में वो एक ब्रांड न्यू मशीन लेकर लौटे, पर नतीजा और भी ज्यादा डराने वाला था। ओजोन का लेवल पहले से भी ज्यादा गिर चुका था। फिर एक साल बाद अक्टूबर 1984 में उन्होंने 1000 मील दूर एक दूसरे रिसर्च स्टेशन से भी डेटा लिया। रीडिंग्स और भी कम आई। अब फरमान को समझ आ गया था कि यह मशीन की खराबी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। और फिर जब फरमान ने अपना ये डेटा नासा को भेजा तो वहां तो जैसे हड़कंप भी मच गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि नासा के सैटेलाइट्स के पास ये डेटा पहले से मौजूद था, पर उनके कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने इन अजीब सी रीडिंग्स को कोई गलती समझकर इग्नोर कर दिया था। जब उन्होंने अपने डेटा को दोबारा से चेक किया तो जो तस्वीर सामने आई उसने उनके होश उड़ा दिए। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद बन रहा था। इस खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। अगर ओजोन परत ऐसे ही खत्म होती रही तो धरती पर जीवन का बचना मुश्किल हो जाएगा। पर सवाल यह है कि यह ओजोन परत आखिर है क्या, और इसका गायब होना हमारे लिए इतनी बड़ी इमरजेंसी क्यों थी? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये ओजोन लेयर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ओजोन गैस की एक परत है। ये हमारी धरती की सतह से करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और हमारे प्लैनेट की लगभग 90% ओजोन गैस यहीं पर है। इसको आप एक नेचुरल सनस्क्रीन समझ सकते हैं जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। अब कुदरत का अपना एक बड़ा मजेदार सिस्टम है। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन बनने और टूटने का एक नेचुरल साइकिल चलता रहता है, जिसे चैपमैन साइकिल कहते हैं। होता यह है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, जिन्हें हम यूवी रेज भी कहते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं। फिर ये टूटे हुए एटम्स दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर ओजोन बना लेते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है, जिससे एक बैलेंस बना रहता है। अच्छा, सूरज से जो यूवी किरणें आती है ना, वो भी एक जैसी नहीं होती। इनको हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, UVA, UVB और UVC। और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक होती है UVC, फिर UVB और इसके बाद UVA। अब ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। हमारी ओजोन लेयर जो है वो सबसे खतरनाक UVC किरणों को तो पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और ज्यादातर UVB किरणों को भी रोक लेती है, लेकिन ये UVA किरणों को नहीं रोक पाती और इसीलिए हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम बची हुई UVB और सारी UVA किरणों से खुद को बचा सकें। तो सवाल ये था कि अगर ओजोन लेयर इतनी जरूरी है तो इसका दुश्मन कौन था? वो कौन सी चीज थी जो इसे तबाह कर रही थी? हमारी जासूसी कहानी का अगला पड़ाव था उस अदृश्य विलेन को ढूंढना। और जांच की सुई जाकर रुकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर, यानी CFCs पर। ये वो केमिकल्स थे जो उस समय हमारे हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, फ्रिज और AC जैसी रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होते थे। जमीन पर तो ये बड़े स्टेबल होते थे, लेकिन जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंचते थे, ये बेहद खतरनाक बन जाते थे। अब होता क्या था, जरा समझिए। जैसे ही ये CFCs एटमॉस्फेयर में ऊपर उठते, सूरज की UV किरणें उन्हें तोड़ देती और उनमें से एक क्लोरीन का एटम बाहर निकल आता। ये अकेला क्लोरीन एटम फिर एक ओजोन मॉलिक्यूल पर हमला करके उसे तोड़ देता और इसके बाद ये खुद को आजाद कर लेता था अगले हमले के लिए। ये कभी ना खत्म होने वाला विनाश का चक्र था। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि क्लोरीन का सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक, हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता था। जरा सोचिए ये कितनी तेजी से तबाही मचा रहा होगा। अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी तो दुनिया ने जो किया वो सच में कमाल था। ये कहानी सिर्फ एक मुश्किल की नहीं है, बल्कि उसके एक ऐसे समाधान की भी है जिसने इतिहास बना दिया। साल था 1987। दुनिया भर के देश एक साथ आए एक ऐतिहासिक समझौते के लिए, जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था,
पूरी दुनिया में CFCs के प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? ये इतना सफल हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के सभी 198 सदस्य देशों ने इस पर साइन किया। ये UN के इतिहास की पहली ऐसी ट्रीटी थी जिसे दुनिया के हर एक देश ने मंजूरी दी। ये ग्लोबल यूनिटी का एक बेमिसाल उदाहरण है। और इसका असर वो तो आप इन आंकड़ों में खुद देख सकते हैं। 1980s के दशक में जहां दुनिया भर में 8 लाख मीट्रिक टन CFCs इस्तेमाल होते थे, वहीं 2014 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 156 मीट्रिक टन रह गया। मतलब 99% से भी ज्यादा की कमी। ये अविश्वसनीय था। तो इस पूरी दुनिया के एक साथ मिलकर कोशिश करने का नतीजा ये हुआ कि इस कहानी का अंत थैंकफुली एक पॉजिटिव नोट पर होता है। हम ना सिर्फ अपने प्लैनेट को ठीक कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी सीख रहे हैं। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि हमारी ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये 1980 वाले लेवल पर वापस आ जाएगी। 2045 तक आर्कटिक के ऊपर की परत पूरी तरह ठीक हो जाएगी और 2066 तक अंटार्कटिका के ऊपर का वो बड़ा सा छेद भी पूरी तरह से भर जाएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और जबरदस्त फायदा हुआ। हाल की स्टडीज ने यह बताया है कि CFCs पर बैन लगाकर हमने अनजाने में क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद की है। अगर यह बैन न लगा होता तो दुनिया का तापमान आज के मुकाबले 2.5 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा गर्म हो सकता था। तो ओजोन होल की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि जब सरकारें, वैज्ञानिक और आम लोग किसी एक मकसद के लिए एक साथ आ जाएं, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, उसका हल निकाला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम उस वक्त ओजोन संकट को हल करने के लिए एकजुट हो सकते थे, तो आज की बड़ी चुनौतियों का सामना करने से हमें क्या रोक रहा है?